नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का, यानी कि 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। कोरोना वैक्सीन को लेकर गांव वालों में किस कदर भ्रांतियां हैं, इसका अंदाजा बाराबंकी की इस घटना से लगाया जा सकता है। यहां तहसील रामनगर के सिसौड़ा गांव में वैक्सीन लगाने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को देखकर लोग डर गए और उन्हें वैक्सीन न लगवानी पड़े, इसलिए सरयू नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम के गांव में वैक्सीनेशन के लिए आने की सूचना से ही ग्रामीण डर गए और वो गांव के बाहर से बह रही सरयू नदी के किनारे आकर बैठ गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जब ये सूचना मिली तो ग्रामीण गांव से बाहर नदी की तरफ हैं, तो वो उन्हें समझाने चल दिए। अपनी तरफ टीम को आता देखकर गांव वाले इतने भयभीत हो गए कि उन्हें भागने का रास्ता नहीं सूझा और उन्होंने टीम से बचने के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए सरयू नदी में छलांग लगा दी। रामनगर के सिसौड़ा गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब यहां पर स्वास्थ्य महकमे की टीम ग्रामीणों को कोविड का टीका लगाने पहुंची थी। आपको बता दें कि हम इस समय इसी सिसौड़ा गांव में मौजूद हैं और लगभग ये इस गांव की आबादी की बात करी जाए तो ये 1500 लोगों की इस गांव में आबादी है। और कल जब टीम यहां पे पहुंची तो उस टीम को देख करके कुछ ग्रामीण जो थे वो बगल में सरयू नदी है इसमें जाकर के कूद गए थे। ये देखकर स्वास्थ्य विभाग की टीम के हाथ पैर फूल गए और वो उनसे नदी से बाहर आने का अनुरोध करने लगे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। तब एसडीएम के समझाने के बाद ग्रामीण नदी से बाहर आए और 1500 की आबादी वाले इस गांव में मात्र 14 लोग ही वैक्सीन लगवाने की हिम्मत जुटा सके। सबको कहे, सबको बोले घूम के गाँव भर में, तो कुछ लोग लगवाए, कुछ लोग डर के मारे भाग गए। तो उन लोग से पूछा गया तो बोल रहे थे कि टीका लगवाने से कुछ लोग आदमी मर जाते हैं, इसीलिए हम लोग डर के मारे वो नदी में भाग गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। वो अधिकारियों को भी निर्देश दे रहे हैं कि लोगों को संक्रमण के खिलाफ जागरूक किया जाए। इसी कड़ी में सहारनपुर से एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ नकुड़ एसडीएम हिमांशु नागपाल गंगोह इलाके में कोरोना कर्फ्यू का जायजा लेने के लिए खुद साइकिल पर सवार होकर सड़कों पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने बिना वजह घूमने वालों को जमकर फटकार लगाई और कान पकड़वाकर उठक बैठक भी लगवाई। साथ ही उन्होंने शहर में फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर पालिका के अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। हिमांशु नागपाल लगातार अपने इलाके में लोगों के लिए काफी सक्रिय रहते हैं। आईएएस हिमांशु नागपाल ट्रेनिंग पीरियड में बतौर एसडीएम काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीबों को बांटे जाने वाले खाद्यान्न वितरण का औचक निरीक्षण करने के लिए लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कई सेंटरों का दौरा किया है। जिलाधिकारी ने मौके पर लाभार्थियों से पहुंचकर न सिर्फ फोन पर बातचीत की और पूछा कि क्या उनको मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जाने वाला राशन मिला है या नहीं, क्या इस अनाज के बदले कोई पैसे तो नहीं मांगे गए। इसमें कुछ पैसा भी लगा? नहीं, पैसा नहीं लगा था, फ्री में मिला। फ्री में क्या क्या मिला है? गेहूं और चावल। लखनऊ के 3 सेंटरों पर औचक निरीक्षण के दौरान किसी ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। इसमें राशन कार्ड में कितना होता है? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत सभी निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। जो पात्र व्यक्ति हैं प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ निःशुल्क दिया जा रहा है। इन्हीं की व्यवस्था चेक करने के लिए आज मैं निरीक्षण पे भी हूँ और देख रहा हूँ। जेलों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जेल में बंद कैदियों को पैरोल और अंतरिम जमानत पर छोड़ा जा रहा है, लेकिन महाराजगंज जिला जेल में 2 सजायाफ्ता कैदियों ने पैरोल पर मिली रिहाई को लेने से इनकार कर दिया है। दोनों कैदियों ने जेलर को पत्र लिखकर आर्थिक तंगी और बढ़ते कोरोना संक्रमण का हवाला देकर जेल में ही रहने देने की गुहार लगाई है। दोनों पिछले साल भी पैरोल पर रिहा हुए थे। फिलहाल जेलर ने दोनों की रिहाई रोक दी है। इन कैदियों को 60 दिन की पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। महाराजगंज जिला जेल से 76 बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। पैरोल के लिए 7 कैदियों को चिन्हित किया गया। ये नहीं जाना चाहते हैं कि कोरोना का महामारी चल रहा है, इसी को सब नहीं जाना चाहते हैं। बैरिक में टीवी लगा हुआ है, उसमें हमारा टाइम पास हो जाता है। कुछ कमान में जाते हैं, टाइम पास हो जाता है। यहाँ काम भी करने को मिलता है और खाना पीना सब टाइम से मिल जाता है। हो सकता है कि बाहर स्थिति बड़ी भयावह है और आए दिन इन लोगों के बैरकों में टेलीविज़न लगा हुआ है। बाहर के न्यूज़ से ये अपडेट होते हैं और बाहर की स्थिति देख रहे हैं कि भाई कोरोना से काफ़ी लोग परेशान हैं बाहर और यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हों। वो लोग यही कह रहे हैं कि अब घर पे जाने से स्थिति यही होती है कि तुरंत किसी न किसी काम में आदमी लग जाए, आर्थिक तंगी रहती है और बाहर लॉकडाउन की वजह से कुछ काम पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है।
प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर विकास खंड के मिंडारा गांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। इलाज न मिल पाने की वजह से इस गांव में पिछले 50 दिन में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से खबर दिखाए जाने के बाद एसडीएम ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ डोर टू डोर सर्वे शुरू कराया। साथ ही गाँव में कैंप लगाकर जाँच भी करा रहे हैं और मरीजों को मुफ्त दवाई दी जा रही है। सनसनीवटी और I-64 ये मेडिसिन प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके अलावा जो यूनानी मेडिसिन हैं हमारे यहाँ सरबते नाब हैं, सरबते खांसी है, बुखार की सबसे बहुत अच्छी दवा हमारे यहाँ मानी जाती है। सरबते खांसी, अब्बे बुखार, दोसांदा जो यूनानी दोसांदा है और खमीरा मरवारी इत्यादि तमाम दवाएं जो हैं जो कोविड-19 के सस्पेक्टेड लोग हैं उनको प्रोवाइड कराई जा रही है। मुफ्त में दी जा रही है? मुफ्त में ही दी जा रही है। ग्राम प्रधान के साथ गांव के लोग न्यूज 18 का आभार जताते नहीं थक रहे। अगर समय रहते यहां लोगों को सही इलाज मिल जाता तो कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों राज्य के अलग अलग जिलों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इस दौरान वो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जान रहे हैं। साथ ही अफसरों के साथ बैठक कर कोविड कंट्रोल की समीक्षा भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। सीएम योगी ने झांसी में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात पर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सीएम ने बताया कि कोरोना के आंकड़े बहुत तेजी से कम हुए हैं, रिकवरी रेट काफी बढ़ा है और एक्टिव केसों की संख्या में काफी कमी आई है। मैक्सिमम जो प्रतिदिन पॉजिटिव केस आए थे वह 24 अप्रैल को आए थे 38,000 और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,844 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 14,086 लोग इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। यूपी में लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। राज्य में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टेस्टिंग प्रदेश की सर्वाधिक है। 4,67,00,000 से अधिक टेस्ट वर्तमान में प्रदेश यहाँ पे कर चुका है। यूपी में वैक्सीनेशन भी लगातार तेज किया जा रहा है। सरकार ने 1 जून से सभी जिलों में टीकाकरण शुरू करने का ऐलान किया है। अब तक हम लोगों ने 18 से 44 के बीच की उम्र के 10 लाख से अधिक लोगों को, युवाओं को वैक्सीन दिया है। अभी तक हमारे कमिश्नरी मुख्यालय और कुल 23 जनपद हमारे वर्तमान में 18 से 23 उम्र के लोगों, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन की कार्रवाई के साथ जुड़े थे। 1 जून से 75 जनपदों में हम वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस भी कहर बरपा रहा है। मेरठ की सीएमओ के मुताबिक मास्क में नमी की वजह से भी ब्लैक फंगस हो रहा है। सीएमओ ने धुलने के बाद मास्क को धूप में सुखाने की सलाह दी है। जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी है उन्हें इस पर खास तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। बता दें कि मेरठ में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां कई नए मरीज मिले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लैक फंगस से लोग तेजी से रिकवर भी हो रहे हैं। मेरठ में अब तक 29 लोग ब्लैक फंगस को मात देकर घर जा चुके हैं, जबकि वर्तमान में यहां सिर्फ 55 एक्टिव केस हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज अगर शुरुआती स्टेज में ही अस्पताल आ जाता है तो उसके ठीक होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। मॉइस्चर से फंगस होता है, जहाँ पे भी मॉइस्चर होता है तो इसलिए मास्क बदलें, मास्क सुखाएं धूप के अंदर, धुला हुआ उसको पहने। तो मास्क से भी जो विशेषज्ञों को कहना है कि मॉइस्चर से, मास्क से भी फंगस होने का खतरा है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों के लिए नोएडा पुलिस ने शानदार पहल की है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिस नंबर पर बात कर लोग पुलिस की मदद से एम्बुलेंस की सेवा भी ले सकेंगे। इस नंबर पर फोन करके नोएडा का कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या को पुलिस के साथ साझा कर सकेगा। ट्रैफिक पुलिस की इस पहल में कई स्वयं सेवी संगठन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन भी लोगों की मदद कर रही है। इसके जरिए लोगों को यातायात, पुलिस, एम्बुलेंस और दूसरी सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी लोग अपने अपने माध्यम से सहयोग कर रहे हैं। जहाँ तक ट्रैफिक पुलिस की बात है तो हमारा एक कंट्रोल रूम है जो 24/7 काम करता है और उसमें लगातार ड्यूटियाँ रहती है।
हम पहले से भी इन लोगों के संपर्क में, एनजीओ के संपर्क में, आरडब्ल्यू के संपर्क में रहते हैं, उनसे फीडबैक लेते थे। आज ये जो संपर्क हमारा बहुत पहले का बना हुआ वो बहुत फलीभूत हो रहा है और इसका ही परिणाम है कि जो भी हमने जो हेल्पलाइन नंबर जारी की है, और एक समय ऐसा था कि 300, 350, 400 कॉल्स भी आ रहे थे, हर कामों के लिए आ रहे थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस और बाकी संगठनों का इस पहल के लिए आभार जताया है। कोरोना संकट काल में यूपी पुलिस ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। बिजनौर में पुलिस ने एक पुजारी का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। दरअसल नागल सोती में शिव मंदिर के पुजारी का निधन हो गया था, जिसके बाद पड़ोसियों ने पुजारी के परिजनों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन कोरोना के डर से बेटे और दूसरे रिश्तेदारों ने आने से मना कर दिया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने पुजारी के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाई। पुलिसकर्मियों ने हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक अर्थी सजाकर बिजनौर के गंगा बैराज घाट पर अंतिम संस्कार किया। पुलिस की इस संवेदनशीलता की सभी तारीफ कर रहे हैं। चंद नाम के एक 75 वर्षीय व्यक्ति जो हनुमान जी के मंदिर पर पुजारी का काम करते थे, इनकी कल मृत्यु हो गई। दाह संस्कार के लिए मंदिर कमेटी को गांव के लोगों से एवं उनके पुत्र, बहू, दामाद सबसे संपर्क किया गया, कोई नहीं आया। इन लोगों ने पुलिस बल के साथ हिंदू विधि विधान रीति रिवाज के साथ गंगा नदी के तट पर दाह संस्कार किया। विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी के ट्वीट से संतों में काफी नाराजगी है। उसने ट्वीट में कहा था कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले आतंकवादी हैं। तपस्वी छावनी के महंत परमहंस ने कहा कि जो उसकी जीभ काट कर लाएगा उसे 50,000 का इनाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो वो खुद उसकी जीभ काटने जाएंगे। उसके ऊपर रासुका लगनी चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राष्ट्र की आत्मा है। राम माने राष्ट्र और मां माने मंगल। प्रभु श्री राम का अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम हिंदू धर्माचार्य कभी भी किसी धर्म के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। बीजेपी नेता नवीन कुमार की शिकायत पर दिल्ली के लक्ष्मीनगर थाने में उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज हो चुका है। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा कि ऐसा करने के पीछे उसकी मंशा दंगा भड़काना है। शाहजहांपुर में एक शादी में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पहले विवाद हुआ, फिर गांव वालों ने दूल्हे की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के बाद दूल्हा अपने घर लौट गया। मामला थाने में पहुंचने के बाद एसपी सिटी ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराया। इसके साथ ही थाने में ही पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी कराई। उसके बाद दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देकर थाने से विदा किया। पिता ने थाना प्रभारी से रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे यहाँ विवाह करवा दिया जाए। लड़के वाले तैयार नहीं हो रहे थे वहाँ जाने के लिए विवाद की वजह से, कि दोनों पक्षों को थाने पर राजकीय मिशन थाने पर ला के बहुत लिमिटेड लोगों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इसमें प्रभारी निरीक्षक की भूमिका बहुत सराहनीय रही, संजय कुमार सिंह की। थाना रामचंद्र मिशन के गांव ग्वारी का है। बताया जा रहा था कि खाने में कमी निकालने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया था कि लोगों ने दूल्हे को ही पीटना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस की भूमिका की तारीफ चारों तरफ हो रही है, क्योंकि पुलिस ने दो लोगों का ही नहीं, दो परिवारों का फिर से मिलन करा दिया। महोबा में पति पत्नी में घरेलू विवाद हुआ, जिसके बाद पति ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। चरखारी कोतवाली इलाके के गोरखा गांव में पारिवारिक विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि नरेंद्र राजपूत नाम के शख्स का कई दिनों से पत्नी से परिवार में भाइयों को लेकर जमीन बंटवारे पर झगड़ा हो रहा था। इसी से नाराज शख्स ने घर में रखा जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और फिर उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मामले की खबर पर पहुंची पुलिस घर वालों से पूछताछ कर रही है। अब घर वाले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। नरेंद्र राजपूत पुत्र अमर सिंह गोरखा के रहने वाले हैं। इनकी जो है मृत अवस्था में इनको यहाँ लाया गया, तभी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। विधिक कार्रवाई पंचनामे की मेरे द्वारा की जाएगी। गाजीपुर में अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग किसान की धारदार हथियार से हत्या कर दी। मामला खानपुर थाना इलाके के पटना गोपालपुर गांव का है, जहां के रहने वाले 70 साल के राजाराम निषाद का शव उनके खेत में बने ट्यूबवेल पर मिलने से अफरा तफरी मच गई। शव पर धारदार हथियार से चोट के कई निशान मिले। वारदात उस समय अंजाम दी गई जब किसान खेत में लगे ट्यूबवेल के कमरे में सोया हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। वारदात के बाद से किसान के घर में मातम पसरा हुआ है। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।